ये जो 3 नए कानून आ रहे हैं खेती के संबंध में, उसमें खास करके 2 जो हैं वो खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी एक हमला हो सकता है। एक जो एपीएमसी के मंडी के बाहर ट्रेडिंग होने की बात है, जिससे किसानों की भी ये कह रहे हैं कि इससे एपीएमसी वीकन हो जाएगा और उसके साथ साथ ये भी हो जाएगा कि जो एमएसपी का पूरा सिस्टम है, जो गारंटीड दाम में सरकार खरीदती है किसानों से, वो भी कम हो जाएगा। और अगर वो कम हो जाए तो ये इससे एक और डर भी है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पीडीएस है, जिसके तहत राशन दिया जाता है हमारे देश में, आज के दिन में 60% से ज़्यादा लोगों को कम दामों में राशन मिलता है। अगर प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगी, अगर सरकार खरीदेगी नहीं, तो इसको भी बंद करना अगला स्टेप होगा। और ये हम सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहे हैं, अगर पिछले 5-6 सालों से अलग अलग सरकार के रिपोर्टें हम लोग देखें, उसमें ये बात भी बार बार उठी है कि पीडीएस को बंद करना चाहिए और उसके जगह लोगों को नगद पैसे दे देना चाहिए, कि ये पूरा सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट है। तो इसको हम लोग साथ में देखते हैं कि एक तरफ एमएसपी पर हमला है, इसका ये भी मतलब है कि दूसरे तरफ जो खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से कार्यक्रम है, जैसे राशन प्रणाली, वो भी बंद होने की फिर एक डेंजर है। अगर हम कुपोषण के आंकड़े देखें और ये समझने का कोशिश करें कि कुपोषण किस तरह से हमारे देश में होता है, एक तो बड़ी समस्या है गरीबी और लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं कि सही तरह का खाना खरीदे। और इस परिप्रेक्ष्य में पीडीएस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें अगर काम मिले ना मिले, घर में अनाज आती है। लेकिन जब घर में अनाज आने के बाद या कोई भी खाना आने के बाद हम ये भी देखते हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ हमारे देश में अभी भी ऐसी स्थिति है कि महिलाएं सबसे लास्ट में खाती हैं और सबसे कम खाती हैं। तो अगर पूरे घर में खाना कम हो जाए तो उससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड महिलाएं होती हैं। और महिलाओं का अगर पोषण घटे तो महिलाओं का सिर्फ वो प्रॉब्लम नहीं है फिर, क्योंकि वो बच्चे पैदा करती हैं, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो भी कम वजन के पैदा होते हैं, कुपोषित पैदा होंगे, और वो साइकिल चलते रहेगा। और ये बहुत क्लियर है कि अभी जो स्थिति है यहाँ हमारे देश में, अभी भी खाद्य सुरक्षा सबके लिए है, हम नहीं कह सकते हैं। तो ये सारे जो सरकारी प्रोग्राम्स हैं खाद्य सुरक्षा को आगे ले जाने के लिए, इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुपोषण कम नहीं होगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी दोनों तरफ से काम कर सकता है। एक तो डायरेक्टली अगर दामें बढ़ेंगी तो उससे भी फूड कंजम्पशन पर असर होगा। दूसरा, हम अगेन पिछले कुछ सालों से ट्रेंड अगर देख रहे हैं कि मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी, इन चीज़ों में जो पैसे दिए जाते हैं उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। तो एक तरफ अगर दामें बढ़ेंगी दाल की, तेल की वगैरह, और दूसरे तरफ पैसे उतने ही हैं, तो प्रतिदिन अगर 6 रुपये 7 रुपये दिया जा रहा है प्रति बच्चे, वो उतना ही रहेगा, लेकिन दाम बढ़ते रहेगा तो खाना जितना गुणवत्ता की मिलेगी वो तो कम होती जाएगी, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोक्योरमेंट को और डिसेंट्रलाइज करना, अभी मेनली राइस और वीट ही प्रोक्योर करती है सरकार, और मेनली कुछ राज्यों से प्रोक्योर करती है, जिसके चलते हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी कुछ राज्यों में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जैसे मोटे अनाज, रागी, ज्वार वगैरह, ये सब देश के अलग अलग प्रांतों में बनता है और ये न्यूट्रिशनली बेटर भी है। इनको प्रोक्योर करके ये मध्याह्न भोजन में दें, इसके बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। मध्याह्न भोजन का क्वालिटी बढ़ेगा, और ये जो छोटे क्रॉप्स होते हैं, जैसे दालें होती हैं या मोटे अनाज होती हैं, उसमें महिलाएं ज़्यादा एज किसान भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनको सही दाम भी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एफसीआई को और बढ़ाना है, एपीएमसी को और बढ़ाना है। लेकिन ये कानून क्या कर रहा है कि एपीएमसी को वीकन कर रहा है, उसको और छोटा बनाते जा रहा है। वो हो सकता है कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात है वो होगी, लेकिन वो किस कॉस्ट पे होगी हमें वो भी देखना पड़ेगा। अगर उसको पूरा मार्केट बेसिस पे हम लोग करेंगे तो उसमें यही डेंजर है कि किसानों का बार्गेनिंग पावर क्या है बड़े कॉरपोरेशंस के साथ, तो उनको सही दाम मिलेगा कि नहीं। जो अभी भी आप अगर किसानों का देखेंगे, कहते हैं जैसे आलू
वो लोग उगाते हैं तो उसमें 50% वो कंपनी कहती है कि ये हम नहीं ले सकते, इसका शेप सही नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा तरीका ये है कि सरकार ये बोले कि हम सिर्फ चावल और गेहूं पे नहीं फोकस करेंगे, हम ये बाकी चीज़ें भी खरीदेंगे जो हमारे देश के न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरत है, उससे भी किसान अलग अलग चीज़ें उगाएंगे। तो ये दोनों पाथ्स है, एक ज़्यादा इक्विटेबल रास्ता है जिसमें पोषण भी बढ़ेगा और छोटे किसानों को भी सपोर्ट मिल सकता है, और दूसरा कंपनियों को मुनाफा देने वाला रास्ता है। तो कौन सा हम चुनेंगे वो सवाल है। मेनली अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट। जो फूड स्टॉक्स की बात हो रही है कि देर इज़ कोविड, भूखमरी बढ़ भी रही है, फिर भी 90 मिलियन टन FCI गोडाउन में है, लेकिन सरकार वो बांट क्यों नहीं रही है? अभी भी सरकार ये क्यों कह रही है कि पहले से जिनके पास राशन कार्ड है, जिनका आधार लिंक्ड है, उन्हीं को मिलेगा, जबकि ये पूरा जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था उसमें बहुत लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, पर उनको राशन कार्ड देने का तो कोई तरीका नहीं निकला। सो इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल विल। अगर हम वी हैव द ग्रेन, तो अगर हम देना चाहें तो दे ही सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। और ये ऑल दिस शोज़ की फूड मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर पॉलिसी में बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है, बट नॉट इन द डायरेक्शन इन विच ये 3 कानून जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में नहीं। See, more than amendments in these acts, I would go with जो किसानों के मूवमेंट्स भी कह रहे हैं कि क्या जो हंगर और पोषण के हिसाब से भी सही है, वो MSP गारंटी वाला जो बात है। These acts are not saying कि हम MSP हटा देंगे, पर they are also not saying कि MSP का गारंटी हम दे रहे हैं। एग्जैक्टली तो अगर ये लेजिस्लेशन आए कि ये सारे क्रॉप्स में MSP होगा, और MSP का मतलब आज के दिन में क्या है कि लिस्ट निकल जाती है कि इतने प्राइस में हम खरीदेंगे, लेकिन सरकार तभी खरीदेगी अगर वहाँ पे मंडी हो, और वहाँ पे सरकार प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस कर रही है, जो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मोस्ट क्रॉप्स के लिए नहीं होती है। दैट इज़ द सिस्टम वी नीड। सिंस द फार्मर्स आर ऑल्सो आस्किंग फॉर अ गारंटीड MSP लेजिस्लेशन, उसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूट्रिशन भी हम और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो उस पे इसी तरह से जैसे मैं कह रही थी, एक तो कानून है कि 67% को आपको सब्सिडाइज्ड राइस और व्हीट देना है, बट इफ PDS itself comes in under threat, then there is the danger कि instead of rice and wheat they can say कि हम उतने कैश दे देंगे, but that does not guarantee food security in the way doing PDS can guarantee. बोथ प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ देखना पड़ेगा। ये जो अलग अलग हम लोग देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट किसानों का मुद्दा है और डिस्ट्रीब्यूशन आम जनता की मुद्दा है, ऐसा नहीं हो सकता। किसान उगाते हैं, उसको सरकार खरीदती है, तभी उसकी बंटवारा भी होती है। उसके लिए एक साथ अगर हम प्लान करेंगे कि हम क्या प्रोक्योर कर रहे हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसको अगर डिसेंट्रलाइज कर देंगे, हर जगह चावल और गेहूं ही बटना है ऐसा तो नहीं है। जहाँ पे लोग जो खाते हैं, जो उगाते हैं, वो प्रोक्योर करे, वो डिस्ट्रीब्यूट करे, वो बेटर रहेगा। वन ऑफ द इश्यूज विद दिस ईयरली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट इज ऑल्सो कि डेटा नहीं है हमारे पास। तो एक्चुअली वो क्या होता है, वही डेटा लेके बार बार इंडेक्स बनता है, और कुछ और देशों का नया डेटा आता है तो रैंक ऊपर नीचे जाता है। So our latest data is from 2015-16 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। उसके बाद कुपोषण का क्या हो रहा है हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। पिछले 8-10 महीनों से पोषण अभियान, आंगनवाड़ी कार्यक्रम, ये सब बिल्कुल बंद हैं, और कोविड से जनरली इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ा है। तो इस सब का असर कुपोषण पर क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो डर है कि एक्चुअली स्थिति खराब हुई होगी। लोगों से सर्वे कर रहे हैं, जैसे हाइट वेट नहीं ले रहे हैं, पर लोगों को जब जाके पूछ रहे हैं कि क्या आपके खाने में क्या फ़र्क आया वगैरह, उसमें बहुत क्लियरली रिस्पांस मिल रहा है कि बहुत ज़्यादातर लोग जो फरवरी मार्च में जितना खा पा रहे थे उसके तुलना में अभी भी कम खा रहे हैं। तो अगर ये स्थिति है तो कुपोषण पर वो दिखेगा ही।